नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान है अमृत बिशारिया जी, दुबई से। अमृत बिशारिया जी एक संवेदनशील साहित्यकार, विचारशील वक्ता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्तित्व वाली महिला हैं। हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहते हुए वे समकालीन विषयों पर गहन चिंतन और सार्थक संवाद के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अमृत बिशारिया जी से। नमस्कार अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार नमस्कार अनुसुईया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। अ, डॉक्टर अमृत बिसारिया जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में साहित्य के प्रति रुचि कैसे और कब विकसित हुई। नमस्कार अनुसुईया जी। मैं मंच को नमन कर लूं। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर को मैं नमन करती हूँ। इस संस्थान से हमें जोड़ने के लिए आदरणीय अनुसुईया साहू जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। आपके प्रयासों, स्नेही सहयोग और साहित्य के प्रति समर्पण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचनात्मक संवाद का सुंदर सेतु निर्मित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे बढ़ती हूँ मैं। हाँ जी, आपने हमसे पूछा था कि मेरा साहित्य के प्रति रुचि कब और कैसे विकसित हुआ। जी। साहित्य के प्रति रुचि तो मैं शायद बहुत छोटी थी, जबकि साहित्य क्या होता है ये मुझे पता भी नहीं था। तो फिल्मी गीत, उस समय तो रेडियो ही थे, टीवी या वो सब तो था नहीं, तो फिल्मी गीत सुन करके उसपे मैं पैरोडी जैसे गुनगुनाने लगती थी। हम्म। तो मेरी मदर कहती थी कि तुम लिखो। पढ़ना लिखना जब थोड़ा सीख लिया तो मैंने लिखना शुरू किया। और पारिवारिक वातावरण भी ऐसा था, मेरे फादर भी उत्साहित करते रहे और मेरी छोटी छोटी कविताओं को बाल कविता में करके मैगजीन्स में भेजते रहे, तो वो निकलती रही। इस तरह से मेरा उत्साह बढ़ता गया। और फिर मैं यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ, हम्म। तो मैं सरोजिनी नायडू हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। तो हाँ, हॉस्टल में एक कंपटीशन हुआ कविता लिखने का। तो आधे घंटे का टाइम दिया गया और वो टॉपिक था गुलाब। गुलाब पे दिया गया, तो आधे घंटे में मैंने 3 कविताएं लिखी। अच्छा। तो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर लोगों ने कहा कि तुम लिखा करो ना। तब से मैंने फिर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। फिर भी साहित्य से उतनी परिचित नहीं हुई थी कि मैं बहुत लिखूं, लेकिन मेरे दिमाग में टॉपिक आता था और मैं लिखने लगती थी। और फिर वहीं पे मेरा साहित्य नहीं रुका, मेरा साहित्य आगे भी बढ़ता गया। और इलाहाबाद में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन है, तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आते थे। उस समय तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो आते थे क्योंकि ऑलरेडी वो भी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। जी जी। तो उनके सामने मैंने एक कविता सुनाई थी, जिसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और आशीर्वाद दिया कि आगे अच्छी कवि बनोगी। तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। और इस तरह से प्रोत्साहन मिलते मिलते मेरे साहित्य का दायरा बढ़ता गया, और अब तो मैं, मेरी जिंदगी और साहित्य यही है। क्या बात है, जी। क्या बात है, बहुत ही सुहाना सफर रहा आपका। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी पैदाइश कहाँ की है भारत में। भारत में मेरी पैदाइश देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में एक देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है वो मझौली स्टेट। जी। तो मेरे फादर के ग्रैंडफादर वहां के सजावल थे, हम्म। तो मेरी पैदाइश वहीं पे हुई थी। तो खैर काफी उत्सव मनाया गया, बहुत लार्ज स्केल पे। और मेरी मदर कहती थी कि जब वो कभी बाहर निकलती थी तो बग्गी में, उस समय तो पर्दा सिस्टम बहुत था, हम्म। तो बग्गी में पर्दा डाल करके फिर वो लोग बाहर निकलते थे। लेकिन आगे चल करके तो वो सब चीजें खत्म हो गई। तो मेरी पैदाइश तो वहां की है, भरतराज घराने की ही है। क्या बात है। जी। मंझौली ये एमपी में आता है अमृत जी। ये उत्तर प्रदेश में आता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के में आता है। जी जी। जी। तो जी, फिर भारत से सिंगापुर कैसे आना हुआ। मतलब वहां से तो बर्थ के बाद से तो जब हम लोग सब वहां से छोड़ करके जब आ गए, तो मैंने 12th प्राइवेट किया। और 10th मैं इलाहाबाद में उनका
उनके स्कूल में मैंने स्टडी भी किया है। बहुत बड़ी राइटर, हिंदी सेकंड को नाम नहीं याद आ रहा है। वहीं से मैंने 10th किया है। और जिनकी कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली प्रिय मेरा फिर परिचय क्या, जिनकी ये कविता बहुत फेमस भी हुई है। तो उनके स्कूल में से मैंने 10th किया। हम्म, और फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सेंट्रल स्कूल में। तो मैं हरिद्वार आई, फिर शादी हो गई। हम्म, शादी के बाद हस्बैंड बहुत जल्दी ही हमें अकेला छोड़ करके चले गए। खैर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत व्यस्त रही। लिखना विखना खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम जरूर हो गया, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे। तो जॉब भी मैं करती थी और इस तरह से बच्चों की उसमें व्यस्त भी रही। हम्म, तो उसके लिए मुझे बहुत पंक्चुअल रहना पड़ता था। हम्म, एक तरह से 1 सेकंड भी मेरे लिए नहीं होता था। बच्चों के टाइम टेबल के साथ साथ मेरा भी टाइम टेबल मैं बनाती थी कि मुझको किस किस समय क्या क्या करना है। और हम्म, समय की पंक्चुअलिटी, टारगेट पे हमेशा मेरी नजर रहती थी। हम्म, ड्यूटीफुलनेस थी। 1 सेकंड भी मेरे लाइफ में नहीं था कि जो मैं यूं ही जाने दूं। एक हम्म, सेकंड को मैं बहुत लंबा समझती थी। और एक मेरा व्यू ये था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। 3 बेटे और 1 बेटी है मेरी। और एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छा लाइफ देना है। तो मैं बच्चों के साथ जगती भी थी। तो एक तरह से सुबह 5 बजे उठने के बाद रात के 11:30 12 बजे मैं बेड पे सोने जाती थी। और उस समय बच्चे, मैं, मेरी ड्यूटी, घर बाहर के काम, ये होता था। खैर, गॉड ने भी हेल्प की, काफी बच्चों ने भी हेल्प संघर्ष की। संघर्ष भरा जीवन रहा आपका। जी, जी, जी। फिर बच्चे अब सब तो बहुत आप अच्छी-अच्छी ड्यूटी जगह कहाँ प्लेस्ड है। करती थी? आपका प्रोफेशन क्या था, अमृत जी? मैं सेंट्रल स्कूल में टीचर थी। सीनियर टीचर होकर के मैं रिटायर हुई हूँ बहुत पहले। 16 इयर्स हो गए हैं मुझे रिटायर हुए भी। 2008 में मैं रिटायर हो गई थी। और मेरे रिटायरमेंट के समय ही मेरी 2 पुस्तकें का विमोचन हुआ। क्या बात। क्योंकि मुझे स्कूल में, हाँ, मुझे स्कूल में भी बहुत प्रोत्साहन मिला कि आप लिखती क्यों नहीं है, लिखती क्यों नहीं है। तो मैंने 2 बुक लिखी। तो जिस दिन मेरी रिटायरमेंट पार्टी थी, उसी दिन मेरे दोनों बुक का विमोचन भी हुआ था। तो लाइफ बहुत अच्छी रही। जी, शिक्षा और रही, पेशेवर मुश्किल यात्रा ने रही। लेखन को भी आप मतलब काफी प्रभावित किया, आपके आपकी जी, शिक्षा ने, जी, जी, आपकी पेशा जो जी, आपका पेशा था उसने। तो ये आपके लिए बहुत जी। अच्छी बात रही, लेकिन आप संघर्ष करके बहुत आगे आई हैं, अमृत जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मतलब बहुत हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ महिला हैं। और आज आपके बच्चे कहाँ हैं? हाँ, मेरे 3 बेटे, बड़ा बेटा लंदन में है जिसके पास मैं अभी होकर के आई हूँ। हम्म, और ये मझला बेटा दुबई में है जिसके पास मैं ज्यादातर रहती हूँ। हम्म, छोटा बेटा इंडिया में है, गुड़गांव में है। हम्म, और मेरी बेटी लखनऊ, भारत में ही है। जी। जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने अकेले दम पर इन बच्चों की परवरिश की, और इतनी अच्छी परवरिश की कि वे आज कामयाब हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं और एक अच्छी जिंदगी, अच्छा स्टेटस होल्ड कर रहे हैं। ये अब एक महिला के लिए एक बहुत बड़ी बात है, अमृत जी, अकेले ये पूरा सफर तय करना। लेकिन आपको मैं बताऊं, अनुसुईया जी, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि मेरा दिमाग तो काम को प्रैक्टिकल करने में ज्यादा इन्वॉल्व रहता था कि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। मैंने बच्चों का भी टाइम टेबल बनाया था। तो जैसे लंच में एक कोई सीरियल देखना है। और आपको बताऊं, जब तक मेरे बच्चे पढ़ के निकल नहीं गए, हम्म, मैंने वो नहीं लगवाया था, क्या बोलते हैं, केबल। टीवी। हाँ, केबल नहीं लगवाया था मैंने तब तक कि बच्चे फिर टीवी देखेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। और ये भी दिमाग में आता था कि 3 बेटे हैं, थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल था। हम्म, लेकिन खैर, सब हो गया, बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। और सब क्या बात हो है, गया। क्या बात है, तो बहुत। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ा, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। जी, और जी, शायद मैं इसीलिए क्योंकि आज आप भी दिल खुश से रहती करती हूँ। थी वो सारी चीजें। आप दिल से जी, करती थी, वो आपके जीवन का हिस्सा था। और आपको जी, जी, मतलब जी, आपने ये मतलब दिमाग से और दिल से यह मान लिया था कि ये मेरा कार्य है और मतलब मुझे करना ही है। और कोई इसमें जी। संघर्ष वाली बात नहीं, क्योंकि दिल भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं अपनों के लिए। जी, अमृत जी, तो आप अपने साहित्यिक व्यक्तित्व को किन 3 शब्दों में परिभाषित करेंगी?
साहित्यिक व्यक्तित्व जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी शब्दों में वो बंधा होता है। जी। साहित्यिक व्यक्तित्व तो बहुत खुला हुआ होता है और बिल्कुल। संवेदनशील, चिंतनशील और सामाजिक प्रतिबद्धता से का संतुलन, क्या समन्वय होता है। तो हम इन सभी चीजों से प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि मेरी रचनाओं में जीवन के यथार्थ, मानवीय भावनाएं और नैतिक मूल्यों की स्पष्ट झलक आपको मिलेगी। मैं शब्दों में केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि चेतना जागृत करने के माध्यम के रूप में प्रयोग करती हूँ। मेरी भाषा बहुत सरल, सहज होती है और भाव प्रबल होती है। मैं कविता जो लिखती हूँ तो उसमें कमेंट्स भी जो मुझे मिलते हैं, तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिलती है और उसमें एक लाइन जरूर होती है कि मैडम आपने बहुत साधारण भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ लिख करके रख दिया। और फिर मेरा ये भी मानना होता था कि भाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आए। हमने लिखा, कोई समझ ना सके तो क्या फायदा। बिल्कुल। जंगल में फूल खिला, किसी ने नहीं देखा तो क्या फायदा। मोर तो नाचा किसी ने इसलिए देखा। मैं ऐसे हम्म। जी, जी, तो इसलिए मैं सिंपल भाषा में लिखती थी, जो पाठकों से सीधा संवाद स्थापित करता था और पाठक उसको समझते थे। निरंतर अध्ययन, आत्ममंथन और सृजनशीलता मेरे साहित्यिक व्यक्तित्व को विशिष्ट प्रेरणा प्रदान करता है। तो हम्म। साहित्य लिखने के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, बहुत सही। चिंतन करना भी बहुत जरूरी है, और समाज के दायरे में समाज के साथ साथ सोच करके आगे बढ़ना और समाज को लिखना साहित्य में बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि तो ये मैं जैसे साहित्य आप, को जब आपने शुरुआत की लेखन की, तो आपके पर्टिकुलर विषय कौन से हुआ करते थे? क्या प्रकृति से संबंधित लिखती थी, या परिवार से संबंधित, या आपके जीवन में हो रहे संघर्ष से संबंधित? मैं आपको बताऊं अनुसुईया जी, की कभी मैंने संघर्ष को ज्यादा उजागर नहीं किया हम्म। अपनी कविता में, हम्म। अपने सोचने के माध्यम में, क्योंकि संघर्ष को आप उजागर करेंगी तो आप दुखी होंगी, मन द्रवित होगा, मन दुखी होगा, तो उसका प्रभाव आपकी लाइफ और आपके प्रभाव परिवार पे पड़ेगा। तो ज्यादा उजागर करने के लिए तो मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान दुख सुख दोनों के राहों से गुजरता है, दोनों राहें उसकी जिंदगी में आती हैं, तो दुख से तो परेशान होता ही है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा दें उसको, जो पढ़ के कुछ तो तसल्ली हो, उसको कुछ तो खुशी हो, क्यों और दुखी करें। तो मेरी कविताएं ज्यादातर प्रकृति से संबंधित, खुशियों से संबंधित, मुस्कान से संबंधित, कर्मठता से संबंधित, कर्म से संबंधित है। कभी कभी कुछ दुख मैंने लिखा होगा, दुखांत या दुख का वर्णन किया होगा, लेकिन ज्यादातर मुझे यही लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम क्यों ना खुशियां बांटते चलें, ताकि इंसान खुश रहे। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, लेकिन वही है कि यथार्थ लिखना, मतलब आपके मन में जो है वो कलम से निकल कर जी, आना। जी, जी। क्योंकि उस हम, तो आपको, आप खुश रहती होंगी और फिर वो कलम से निकल कर आता होगा, तो वही यथार्थ है। जी। जी, जी। क्योंकि हमें लगता है कि दुख और खुशी तो सभी की लाइफ में है, गम है, रात है, दिन है, तो ये तो नेचुरल है। तो आप सभी को मालूम है कि रात भी है, दिन भी है, तो रात आएगी तो, लेकिन रात आराम करने को भी तो देती है। तो आप उससे खुश हो जाइए कि यदि दुख आया है, तो दुख आपको आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा देता है, आपको प्रेरित करता है कि आप किन राहों पे चल करके खुशियां बटोर सकती हैं। तो जी। मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल अमृत जी, सही कहा। इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूँ कि आपके लेखन की प्रेरणा के प्रमुख स्रोत क्या रहे हैं? ये लेखन के लिए तो मुझे प्रकृति ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, और प्रकृति में मानवीयकरण मैं करती हूँ। मैं प्रकृति को मानव जैसे ही देखती हूँ, जब फूल खिले हैं तो मुझे लगता है कि इंसान खुश है, मुस्कुरा रहा है। तो मानवीयकरण प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति को मैं गुरु भी मानती हूँ। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो सब बताती है क्या गलत है क्या सही है, और आप कितना गलत करेंगे तो खुद ही आपको उसकी सजा मिलेगी। तो प्रकृति से बड़ा गुरु तो कोई नहीं है, और प्राकृतिक वातावरण में आप बैठ जाइए तो कलम अपने आप चलने लगती है, कहीं पक्षी चहचहाते हैं, कभी
सुगंधित हवा, मधुबन की हवा भी आती है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है। कभी कलियां, कभी फूल एक दूसरे से लहराते हुए ऐसे मिलते हैं जैसे एक दूसरे के गलों में एक दूसरे में गलवैयां डाल करके गले मिल रहे हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो मेरी कविताओं में प्रकृति का ही ज्यादातर है, और प्रकृति के माध्यम से ही गुणों का विकास कैसे होता है, हम अपने कर्म को, अपने भाव को, अपने कार्य को एक पूजा जैसे कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मैं तो अकेले में बैठ करके पेड़ को भी झूमते हुए देख करके कभी खुश होती रहती हूँ। क्या तो बात है। प्रकृति को मैं बहुत मानती हूँ। जी। तो अमृत जी, आपकी पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता, ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो गुलाब की भी मैंने लिखी, वो कहाँ गई नहीं मालूम, नहीं याद। और उस समय कुछ ऐसा भी नहीं था, ना कोई मोबाइल बात नहीं, था। प्रकृति से संबंधित कोई कविता हो आपके पास। हाँ, प्रकृति से संबंधित मैं एक वो कविता आपको सुनाती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति पे लिखना तो मुझे बहुत पसंद है। और ये भी कविता जो मैंने प्रकृति पे लिखी है, ये भी 10-12 साल पुरानी तो एटलीस्ट होगी ये। हम्म। जी। स्वागत। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। प्रकृति ने कहा किसी को बख्शा है, जो समय समय से करना है वो करना है। आप यदि दुखी हैं तब भी समय से आपको करना है। तो है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। जुगनुओं की रात हो या कड़कड़ाती बिजलियां, जुगनुओं की रात हो या कड़कड़ाती बिजलियां, या बारिशें मझधार हो तूफानों में डूबी बस्तियां, बारिशें मझधार हो तूफानों में डूबी बस्तियां, सूर्य को दीप्तिमान विश्व को करना पड़ेगा, सूर्य को दीप्तिमान विश्व को करना पड़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की। झिंगुरुओं की झंझनाहट या पपीहे का शोर हो, हम्म। झिंगुरुओं की झंझनाहट, रात के सन्नाटे में यदि बारिश हो जाती है, बहुत अंधेरी रात होती है, तो झिंगुरुओं की झंझनाहट या पपीहे का शोर हो विषमता भाव की, चाहे कितने विरोधी भाव हो विषमता भाव की, पर तुम्हें रुकना नहीं है, पर तुम्हें रुकना नहीं, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की। घोर घटाएं भी घिरी हो पर सुबह होगी सुहानी, घोर घटाएं भी घिरी हो पर सुबह होगी सुहानी, गिर के उठना उठ के गिरना हौसला हिम्मत बढ़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। फिर क्या ढकेगा सूर्य को कोहरा, कोई कोई कोहरा सूर्य को रोक नहीं सकता है। क्या ढकेगा सूर्य को कोहरा कोई, न तोड़िए हिम्मत, कदम आगे बढ़ाइए, मंजिल मिले फिर मुस्कुराइए। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा, सूर्य को हर हाल में खिलना ही पड़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, है क्या बात प्रकृति है, बहुत संचालिका सुंदर, इस बहुत विश्व की। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद आपका। इसका मतलब आपने वो मोटिवेशन वाला भाव दिखाया है प्रकृति का, कि कोई भी चीज जी। स्थिर रहती है। कहते हैं कि कभी भी आप ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, और एक परिस्थिति को लेकर रोए नहीं, क्योंकि परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती गलती जरूर है, हैं। बिल्कुल। जी। तो इसके इसी भाव को मैंने समझते हुए आपकी कविता को सुना, और मुझे ऐसे लगा कि बहुत कुछ या सत्य कह गई आपकी कविता। जी। धन्यवाद आपका कि पसंद है ये आपको मेरी कविता। नहीं नहीं, जी। बहुत सुंदर कविता थी। तो अब तक की आपकी साहित्यिक यात्रा में कौन सा क्षण आपको सबसे अधिक संतोष देता है? साहित्यिक यात्रा, देखिए ह्यूमन नेचर होता है, इंसान प्रशंसा चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। हम्म। तो साहित्यिक यात्रा, सबसे अधिक संतोष तो तब मिलता है कि जब हम कोई रचना लिखते हैं और उस रचना को स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और तब तक हम जीवित अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन यदि वही रचना हम्म। किसी पाठक के हृदय को छू लेती है,
जी पाठक मजबूर हो जाता है उसे सोचने और समझने के लिए। संवेदनाएं उसके में जागृत हो जाती हैं, सृजन की सार्थकता उसमें पनपने लगती है। जी तो वो पल, वो क्षण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे लेखन से, हमारी कविता से या हमारे भाव से हमारा कोई पाठक संवेदनशील हुआ या उसके ऊपर इसका असर पड़ा। जी सम्मान और पुरस्कार तो प्रसन्नता देते ही हैं। जी जी। अच्छा तो लगता ही है सम्मान और पुरस्कार पाना ही, हम्म, पर पाठकीय प्रतिक्रिया आत्मिक संतोष प्रदान करता है, जो शायद मन को प्रफुल्लित करता है हमेशा। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ जी। जी जी बिल्कुल अमृत जी, बिल्कुल सही सोचती हैं आप। और पाठक ही जब आपकी कविता को या आपके लेखन को सुनते हैं और समझते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका लिखना सार्थक हुआ। सार्थक, जी जी। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए। तो आपकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार की क्या भूमिका है अमृत जी? मेरी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, साहित्य जो मेरा है वो समाज के इर्द गिर्द होता है। समाज में मानव होता है, जीव जंतु पशु पक्षी सभी होते हैं समाज में, और सभी में भावनाएं होती हैं, चाहते होते हैं, इच्छाएं होती हैं। कुछ खुशी होता है, कुछ गम होता है, विश्वास होता है, आपसी सद्भावना होती है, और सहानुभूति, उत्सव, उल्लास, प्रेरक संवाद आदि पर मैं ज्यादा लिखती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था हम्म, कि दुख की कविताएं मैं बहुत कम लिखती हूँ। हम्म, मैं हंसी या खुशी पे कविताएं लिखती हूँ, उस पे दो लाइन आपको सुनाती हूँ। जी जी श्योर। ख्वाहिशों के गुल्लक में अरमानों के सिक्के हैं। मेरी ख्वाहिशों के गुल्लक में अरमानों के सिक्के हैं। 2000 के बचे नोट भी जिंदगी के हिस्से हैं। आपको याद होगा कि बंद हो गए थे इंडिया में 2000 के नोट, 2000 तो और लोग काफी डवाडोल भी हुए थे। हम्म। तो 2000 के बचे नोट भी जिंदगी के हिस्से हैं। मेरी गुल्लक में मिलेंगे खुशी के सारे नोट। मेरी गुल्लक में मिलेंगे खुशी के सारे नोट, क्योंकि उदासी के सिक्के मैंने गुल्लक में नहीं रखे हैं। उदासी के सिक्के मैंने गुल्लक में नहीं रखे हैं। तो मेरा यही प्रयोजन होता है कि हम समाज को खुशियां बांट सके, खुशियां दे सकें, और उनके गम को कम कर सके। और इसी तरह से मेरी कविताएं भी ना सकारात्मक होती हैं। मेरी कविताएं ज्यादा नकारात्मक नहीं होती हैं, और यदि बाई चांस नकारात्मक कहीं होगा ना तो उसका आंसर भी उसमें होता है कि आप इस नकारात्मकता से कैसे उबर सकते हैं। तो ये क्या बात! मेरा साहित्य के प्रति यही लगाव है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज के समय में साहित्य की प्रासंगिक जो प्रासंगिकता है, वो आप किस जी रूप में जी। देखती हैं जी? आज के साहित्य में प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। क्यों? जी क्योंकि समय, समाज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तनाव और तकनीकी प्रभावों से घिरा हुआ है। क्या करें, क्या नहीं करें, समझ में ज्यादातर लोगों के आजकल नहीं आता है। इतना वास्ट सब कुछ हो गया है, और इतनी जल्दी जल्दी घटित होता है कि लोगों को रुक करके सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसमें साहित्य के मनुष्य को ठहराव कम मिलता है, आत्मचिंतन और मानवीय मूल्यों से जुड़ने का अवसर भी कम मिलता है, जो कि आज बहुत जरूरी है। यदि आप साहित्य से जुड़ेंगे नहीं, समाज से जुड़ेंगे नहीं, तो माओ में, मन में भाव या संवेदना कैसे पैदा होगी? जब आप उस रूप को देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तभी संवेदनाएं भी पैदा होंगी। तो साहित्य विवेक, संवाद और संवेदना का माध्यम बनकर समाज को संतुलन प्रदान करता है। यही इसकी वर्तमान भूमिका है, और यही साहित्य को करना चाहिए। समाज को संतुलित करना ही साहित्य और साहित्यकार का काम है। जी। अमृत जी, आपने एक अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच जिसकी आप अध्यक्ष हैं, तो जी मुझे जी। थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। मैं वैसे इंडिया के काफी मंच पे अध्यक्ष थी, हम्म, और मैंने कम से कम 1500 तो काव्य पाठ या कहानी पाठ या कुछ इस तरह से कराए होंगे। फिर मुझे लगा कि मैं दुबई में भी एक मंच शुरू करती हूँ,
और इसको फिर मैंने दुबई में आकर के अमृत प्रवाह साहित्यिक मंच के नाम से इसकी स्थापना की, और 1 साल हो गया है। अभी 15 नवंबर को 1 साल इसका पूरा हुआ है। तो और इसमें मैंने फिर केवल काव्य पाठ ही ना करके मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और बढ़ाए हैं, बहुत सारे एपिसोड्स और अलग अलग इंट्रोड्यूस कराए हैं। एक तो मैंने मन की धुन, मतलब आप खुल करके अपने मन की धुन को बिखेरिए मंच पे, वो मैंने कराया, जिसको एकल पाठ भी आप कह सकते हैं, ड्यूट सॉन्ग भी कह सकते हैं, या त्रिवेणी प्रवाह भी कह सकते हैं। तो कभी दो लोग कभी एक लोग ऐसे कराया मैंने। और एक मुझे आजकल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है और शायद सभी के दिमाग में है, बच्चों में सभ्यता और संस्कार। तो सभ्यता संस्कार, और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं, मुझे ऐसा महसूस होता है कहीं कहीं कि सभ्यता और संस्कार शब्द सुन करके कुछ लोगों को लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम भाषण वाली कोई चीज होगी जो बड़े बुजुर्ग लोग देंगे या सुनाएंगे। तो हम्म। मुझे लगता है कि इसका नाम क्यों ना बदल दिया जाए। तो हम्म। इसको मैंने नाम दिया है जीवन की राह, और इस एपिसोड का मैंने नाम दिया मन के आईने से बातचीत। जो आप खुद को भी तौलिए, भाई बच्चों में संस्कार या सभ्यता या मैनर्स कम है तो बच्चे तो नहीं दोषी हैं। मैं कभी भी बच्चों को गलत नहीं मानती हूँ। भगवान ने सभी बच्चों को बहुत प्यारा बहुत अच्छा बनाया है। इस पे मेरी एक बुक भी है, किलकारी से चैतन्यता तक। आपने भी सुना होगा, महाभारत के टाइम में अर्जुन की पत्नी जब गर्भ से थी, अभिमन्यु थे, तो उनको चक्रव्यूह भेदन आया था। तो माँ के गर्भ से लेकर के और 5 साल तक बच्चों को जो हम सीख दे देते हैं, और संस्कार या सभ्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बैठ के पढ़ाया जाए या कोई किताब दी जाए या रटाया जाए, वो तो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जी जी। तो हम उनके सामने वो चीज पेश करें, एक माहौल दें कि वो सभ्यता संस्कार सीखे। तो उस पे एक मैंने एक ये एपिसोड शुरू किया है कि मन के आईने से बातचीत। और एक एपिसोड मैंने ये भी शुरू किया है कि विचार वाटिका, जिसमें मैं किसी एक के साथ साहित्यिक विचार वाटिका है मेरी, साहित्य से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे। तो किसी एक को मैं आमंत्रित करके वो करती हूँ। और एक एपिसोड अभी शुरू करने वाली हूँ जिसमें कहानियों के ऊपर चर्चा करूंगी शुरू। तो इस तरह से मेरे 4-5 एपिसोड चल रहे हैं उस पे। क्या बात है। और इसमें तो काफी आप जी मतलब संशोधन चलता होगा, आप बहुत सारा कार्य करती होंगी पहले का किसी भी एपिसोड को करने से पहले। तो जी 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 तो कैसे मैनेज जी। करती हैं घर भी और फिर इस तरह के कार्य भी। अब तो ऐसा है श्रेया जी की, घर मैनेज करना तो बच्चे बहुएं, हम्म। मैं हूँ, जहां जरूरत होती है मैं होती हूँ। लेकिन जैसे अब मुझे किचन से नहीं मतलब है। हमारे टाइम में तो किचन से भी था, घर बाहर सबसे था। जी। और बच्चे देखते हैं और बच्चे सब लुक आफ्टर करते हैं। और मेरी आदत तो रही ही है टाइम से काम करना, आज भी मेरी आदत है। मैं किसी भी रूम में सबसे पहले मेरी नजर घड़ी पे जाती है, आज भी। और यदि किसी जगह पे घड़ी नहीं तो मैं बच्चों से बोलूंगी कि बेटा वहां पे घड़ी जरूर लगवा दो, क्योंकि मेरी आदत है, मैं घड़ी जरूर देखती हूँ, घड़ी से ही हर काम करती संस्कृति है, हूँ। ये तो डिसिप्लिन है घड़ी देखना आपकी। और समय से काम, जी समय से काम करना, और जो निर्धारित किया हुआ है कि इस समय में मुझे ये खत्म कर देना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी पे स्टैंड करूं और वो करूं। क्योंकि आप जब खुद को भूल जाइए तो ये सारी चीजें आराम से मैनेज हो जाती हैं। इसमें हम बहुत थक रहे हैं या बहुत नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि अब इधर 1 आध महीने से मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे में थोड़ा ठहराव आ गया है। पहले बेड से उठते ही मैं बिल्कुल एक्टिव होती थी, जो हाँ। भी करना है तुरंत शुरू हो जाता। अब हम्म। मैं बेड से उठती हूँ तो 2 मिनट रुकती हूँ, तो बच्चों से कहूंगी ये मेरे में ठहराव क्यों आ रहा है, मैं तो ऐसी नहीं थी। क्या पता हो उम्र का सकता है तकाजा हो उम्र सकता का है। तकाजा हो। और जी इसमें कोई हर्ज जी नहीं है, कभी कभी हम अपने आप के साथ बैठ जाते हैं, बेड से उठते ही कुछ विचारों में खो जाते हैं। तो जी। ये जीवन का ही तकाजा है, आपने जैसे कहा कि उम्र का तकाजा है, तो होगा। अब क्या इसीलिए पता इंसान को कोई, क्या। जी। जबकि मैं उम्र को हॉबी नहीं होने देती हूँ खुद पे। अच्छा।
उम्र को हॉबी नहीं मैं उन्हें देती हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, जल्दी उठो अमृत, तो खुद को ही भाषण दूंगी, वाह। अमृत जल्दी उठो, ये करना है, टाइम निकलता जा रहा है, ऐसा करती हूँ अभी भी। समय के साथ चलते हुए पहली बार मैंने ये ऐसी लेखिका देखी है जो इतनी दौड़ लगाकर समय के साथ चलते हैं। कभी कभी लेकिन जीवन में ठहराव जरूरी होता है। कहते हैं कि ठहराव मतलब रुकना नहीं, अपने जी नित्य जी कर्म से रुकना नहीं। ठहराव मतलब विचारों में ठहराव आना, कि आप जो भी सोच रहे हैं, कभी कभी इतनी गति तेज हो जाती है विचारों की कि मतलब हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कि हमें जी ऐसे जी लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। हम दौड़ नहीं पा रहे हैं और समय भागा जा रहा है। और उस दौड़ के चक्कर में दिमाग की गति बहुत ज्यादा तेज चलती है, और अपने जी शरीर जी की बिल्कुल गति, बिल्कुल सही। अपने शरीर की गति थोड़ी धीमी होती है। तो वो तालमेल बैठाना और उसके वजह से चिंता में या स्ट्रेस में रहना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होता है, खासकर अपने शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो बहुत जी बेहतर है कि हम उस ठहराव को समझ जाएं। और ठीक है, समय अपनी गति पर है, हम अपनी गति पर है, हर इंसान का की गति गति होती है। जी जी। हाँ, सोचना तो चाहिए अब थोड़ा बहुत हाँ। कि, लेकिन समय के साथ भी चलना जरूरी है। मेरे घर में ऐसा था कि हम चार भाई बहन थे। तो देखा जाए तो जी मतलब चाहे उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा ने या मैंने मतलब जब मुझे देखने के बाद उन्होंने जब मेरी विचार शैली को सुना, तो कहते हैं तुम बहुत स्लो हो, खाना भी स्लो खाती हो, और मतलब पैदल भी चलेंगे तो मैं स्लो पीछे चलती थी। तो ऐसा नहीं था कि एनर्जी नहीं थी, बात ये थी कि जी मेरी गति ही वैसी थी। तो फिर बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इस पूरे पृथ्वी के या पूरे यूनिवर्स के दो कंकड़ भी एक जैसे नहीं हैं। तो हम किसी जी भी जी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर किसी की बिल्कुल गति अलग बिल्कुल होती है, सोचने की गति अलग होती है, और समझने की भी गति अलग होती है। तो ये बिल्कुल चीज जब बिल्कुल हम समझ जाते हैं तो हमें वो ठहराव फिर अच्छा लगने लगता है, और उसी में हमें शांति मिलती है। कोई हमें भगाना चाहे नोक बिल्कुल। करके, कहते ना कि पीछे से जैसे कोड़े मार के भगाना भी चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो, तो हमें परेशानी होती है कि ये ऐसे क्यों जी कर रहा है जी। तो ये चीजें हैं, तो ठहराव को अपनाएं और उसे मतलब उसके साथ चलें ताकि आपका शरीर रिलैक्स रहे। तो नई पीढ़ी के लेखकों के लिए आपका क्या संदेश है, अमृत जी? देखिए, संदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नई पीढ़ी या हम सभी, हम जो भी लेखक हैं, जी। हमें साहित्य जीना चाहिए। हम्म। साहित्य हमें जीना चाहिए, लेखनी हमें जीनी चाहिए, और जो सत्य है वही लिखना चाहिए। आजकल कभी कभी होता है कि वो फ्लिकरिंग माइंडेड लोग होते हैं कि अरे उधर बहुत सारा वो उपाधियां मिल रही हैं, बहुत सारे प्राइज मिल रहे हैं, तो हम उधर जा रहे हैं और उधर कुछ भी लिख करके हम दे आ रहे हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, आपको वहां पे कुछ मिल गया, लेकिन आपका साहित्य तो पिछड़ गया। आप अपने साहित्य के साथ तो आपने न्याय किया ही नहीं। तो हम साहित्य को जिए, ना साहित्य के साथ भाग भाग करके बहुत उपलब्धियां हासिल करें, क्योंकि सच्चाई हमेशा एग्जिस्ट करती है। झूठ बहुत देर तक नहीं रह सकता है, झूठ हमेशा थक जाता है और कुछ कदम चल के ही रुक जाता है। तो हमें, मैं अपने पाठकों से या आजकल के लेखकों से ही कहूंगी कि सोचिए, समझिए और लिखिए, और ऐसा कुछ लिखिए जो बेनिफिशियल हो, जो लाभदायक हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा मत लिखिए जिसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता हो या किसी को बुरा लगे। हम कौन होते हैं किसी को अच्छा या बुरा कहने वाले? तो हम क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना ऐसा साहित्य लिखें जिसे पढ़कर सभी प्रसन्न हो और खुश हो। झूठी तारीफ करना, झूठे बहकावे में आना, झूठ लिख देना, सच को सच कहिए, झूठ को झूठ ही रहने दीजिए। तो मैं यही चाहूंगी इस कि इस सभी बात साहित्यकारों को। इस बात को आप जी कितना मानती हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी गलत नहीं है, बस अलग है? जैसे आपने कहा कि झूठ, हाँ जैसे हमें लग रहा है कि वो झूठ है, लेकिन शायद वो जी कहीं ना जी कहीं उसके लिए सत्य हो, क्योंकि हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जी इस बात पर क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल आप सच कह रही हैं। जैसे मान लीजिए एक गाय भागी जा रही है, एक कोई एनिमल भाग रहा है, उसके पीछे शिकारी पड़ा हुआ है। शिकारी उसका शिकार करना चाह रहा है, एनिमल भागता जा रहा है, फिर वो इधर उधर कहीं हो गया तो शिकारी आपसे पूछता है कि आपने क्या इधर इस जानवर को देखा? वहां पे झूठ बोलना परमो धर्म है।
क्योंकि झूठ बोलने से ज्यादा अच्छा है किसी की जान बचाना। वो हमारा कर्म जो कर्तव्य है, वहां पे झूठ बोलना केवल झूठ बोलना नहीं है। हमने किसी की जान बचाई है, तो वहां पे वो झूठ बोलना सच बोलने के बराबर ही है। किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, और उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं है। वो झूठ वहां पे बोला, उससे किसी का नुकसान नहीं है, तो ऐसा झूठ तो आप कह सकते हैं। लेकिन इस झूठ को बिजनेस बना लेना, या इसी के आड़ में जीना, और हमेशा झूठ बोलते रहना, कोई झूठ बोल करके कोई बहाने ढूंढ लेना, ये नेचर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने आजकल काफी ड्यूटीज जो होते हैं, जो संस्थाएं ड्यूटीज, जी। जी, अमृत जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी कि कुछ संस्थाएं अवार्ड देती हैं और उसके बदले जी, में साहित्य के क्षेत्र में मैंने यह चीज देखी है कि उन्होंने जी, बिजनेस बना लिया है कि सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं अगर लिख रहे हैं या डाल रहे हैं तो उन तक पहुंचिए और उनसे कहिए कि आपको अवार्ड दिया जाएगा आपके लेखन में, और आप इतने इतने पैसे जमा करें। तो ये क्या चीज है, क्या मतलब आप इस क्षेत्र में आप क्या विचार रखते हैं? मैं तो इसको बिल्कुल कंडम करती हूँ अंशुया जी। हम्म। लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में गलत अवार्ड देना या पैसे से खरीदना, ये तो आप जिस लायक है नहीं, आपने उसको खरीद करके अपने आप को 1-2 मिनट के लिए लायक बनाया। लेकिन वो कौवा और कोयल की बात तो सुनी होगी आपने ना। दोनों का काले रंग के दोनों हैं, दोनों का रंग काला है, लेकिन पहचान जब दोनों बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो साहित्य को बेचना, या साहित्य को पैसे के लालच में गलत इस्तेमाल करना, या साहित्य को एक बिजनेस बनाना, ये गलत है। जी। लेकिन यदि मान लीजिए कहीं कोई प्रोग्राम इकट्ठा हो रहा है, काफी लोगों को बुलाया गया है, और कोई नहीं कह रहा आपसे क्या पैसा दीजिए, तो आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो मैनेज भी तो करना होता है। तो उस मैनेज करने के लिए सभी मिल करके जो थोड़ा बहुत चंदा देते हैं, वो सबके लिए एक जैसा हो, इक्वल हो, एक जैसा हो। ये तो हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करने के लिए कोई भी एक आदमी इतना समर्थ नहीं होता है। लेकिन साहित्य को पैसा देकर के हम अवार्ड लें, पैसा देकर के हमें सर्टिफिकेट्स मिले, ये गलत जी। जी है। बिल्कुल। भाव गलत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी दृष्टि में एक सफल रचना की पहचान क्या है अमृत जी? सफल रचना जो पाठक को पसंद आए, सफल रचना जो समाज का उत्थान कर सके, सफल रचना जो आपको कर्म के लिए उत्साहित कर सके, आपका उद्देश्य निश्चित कर सके, आपके मन में भाव पैदा कर सके, और आपका एक ध्येय बनाओ कि जिस ध्येय पर आपको चल करके आगे बढ़ना है, आपको प्रोत्साहित कर सके। वो आपको दुखी ना करे, आपको कमजोर ना करे, आपको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ, आगे की तरफ ले जाए। उम्मीद भाव भर दे, खुशियां भर दे, और पाठक ठहर करके सोचे कि मैंने भी क्या पढ़ा था, फिर उसको दोबारा पढ़े। ऐसी रचना होनी चाहिए। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ रचनाएं मैं भी बार बार पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ। तो पाठकों में साहित्य लिखने का भाव पैदा हो, साहित्य से लगाव हो, और पाठक उसको पढ़ करके प्रफुल्लित हो, ऐसी रचना हमारी होनी चाहिए। जो समाज को भी, कहते हैं ना कि लेखक बहुत बड़ा समाज सुधारक भी होता है, तो हमारी रचना ऐसी भी होनी चाहिए जो हमारी सामाजिक अच्छाइयों को उजागर करे, अच्छाइयों को बताए, और कमियों को कम लिखे, कम लिखे, शॉर्ट में लिखे। क्योंकि कमियों को उजागर के क्यों से बढ़ाना। इस पे मुझे एक छोटी सी कविता तो नहीं, एक दृश्य याद आ रहा है, बताऊं आप। जी बिल्कुल, ट्रेन स्वागत। में मैं सफर कर रही थी बहुत पहले, तो एक लेडी पढ़ रही थी और उसके 2-3 बच्चे बैठे हुए थे, वो भी पढ़ रहे थे, बच्चे भी। तो एक महानुभाव आए, देखा, देख करके चले गए। फिर कह रहे हैं कि आदरणीय, आपके बच्चे बहुत लायक है, देखिए ना, बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उसने बड़े प्यार से कहा, जी हाँ, वैसे बच्चे सुनते कहाँ हैं, तो बच्चे तो जो देखते हैं वही करते हैं। कितना सिंपल सा सीधा जवाब था, लेकिन कितना मीनिंगफुल था। तो मीनिंगफुल। मैं यही कहती हूँ, एटमॉस्फेयर देना। हम साहित्य के द्वारा
एटमॉस्फेयर दें बच्चों को कि बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हों और वो समझें कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज गलत है। ये जानना भी बच्चों का बहुत जरूरी है। तो समाज, बच्चे सब उससे अच्छी तरह से और एक आदर्श रास्ता अपना सके, एक आदर्श राह पे चल सके। वैसे ये भी है, आजकल आदर्श राह क्या है, इस पे भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। अच्छाई क्या है, आपकी किसी की अच्छाई किसी के लिए बुराई है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी अच्छाई अच्छाई होती है, अच्छे रास्ते पे चल करके अच्छा रिजल्ट जरूर मिलता है। तो हमें समाज सुधारने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्कारी तो मैं नहीं बोलती हूँ, जीवन की अच्छी राहें निर्धारित करने के लिए ऐसा ही साहित्य लिखना चाहिए जिससे कि समाज गवर्न हो और सोचे और करे। जी बिल्कुल सही कहा अमृत जी। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब समाज में तरह तरह के लोग हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जी कुछ जी कहते जी हैं कि जिस तरह नदी बह रही है उस नदी की धारा की ओर बहें, और कुछ हैं तो कहते हैं विपरीत दिशा में बहे, या धारा में तो सभी बहते हैं। तो और जी कुछ ऐसे हैं कि जितने रूल नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करने वाला एक सही इंसान है, एक अच्छी राह चलने वाला इंसान है। कुछ लोग कहते हैं कि जी यार जीवन में अगर रूल नहीं तोड़े तो फिर किया ही क्या है। जी जी जी। तो इसी ये, को कहते हैं माइंडसेट। हाँ, जी तो ये तरह तरह के लोग हैं। अब किसे कहा जाए कि कौन सही है? कहते हैं बच्चे इतने ओबीडिएंट भी नहीं होने चाहिए कि वो अपनी सोच को रखे ही नहीं सामने, बस जो माता पिता कहे वो हाँ हाँ करते रहे। तो ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो मशीन बन जाते हैं, कि उनको कोई ऑर्डर करे फिर वो बस उस पर चलते रहेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं उनका दिमाग ब्लॉक है, कि अगर आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा रहनी चाहिए हर चीज के लिए। जी और जब आप जी जिज्ञासु होते हैं तो कुछ ऐसे काम जरूर करते हैं जो कि नियमों को तोड़ता है समाज के, और कुछ नया क्रिएट होता है। तो जी जी। इससे सहमत, मतलब इस बात से रिलेट करके आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप अनुसुईया जी कि समाज बहुरंगा है। जी। बहुत तरह के लोग हैं समाज में, हर तरह के सोचने वाले लोग हैं। अरे बिल्कुल सच है। तो किसने कहा है कि बच्चों को आप बुद्धू बनाइए? हम्म। बच्चों को अच्छा बनाने का मतलब ये थोड़ी है। आपको मैं बताऊं, हम्म। जैसे बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन यदि लगता है आपको कि आपने, जैसे पढ़ाने का ले लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ या बहुत बार बार अपने घर में बच्चों को समझा रही हूँ, बहुत दिन तक के नहीं आया, तो लगा कि वो कुछ लापरवाह है, क्या कर रहे हो, सुनाई नहीं पड़ता, तो ये भी जरूरी है। और जब आपने डांटा है बच्चे को, तो उससे पूछिए कि मैंने क्यों डांटा, क्यों आपसे मैंने तेज आवाज में बोला, तो बच्चा खुद बताएगा कि मैंने ऐसा किया था ना, इसलिए आपने मुझे डांटा। तो बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उन्हें किस काम के लिए क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि किसी काम के लिए हम जब रोकेंगे, तो उनको तो बताया ना कि बेटा ये रास्ता नहीं ठीक है, इधर मत जाना, ये रास्ता ठीक है, इस पे चलो। और राहों पे चलने के बाद तो आप राहों पे अच्छे रास्ते पे चलिए, कठिनाइयां आएंगी, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दिमाग सोचना ही पड़ेगा, और बच्चा बोलेगा। और बोलने की आजादी तो देनी ही चाहिए बच्चों को। बच्चे बोलेंगे नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो समझेंगे कैसे? मुझे तो लगता है कि आजकल केवल टीवी में जो बच्चे हैं, इस पे एक बार रिसर्च भी हुई थी हम्म। कि 50 बच्चों को एक कमरे में डेली 5 या 6 घंटे टीवी दिखाया जाता था, और 50 बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा करके बुक्स दी जाती थी पढ़ने के लिए, और फिर बच्चों का टेस्ट लिया गया। तो टीवी वाले बच्चे तो स्पून फीडिंग करते थे, उनको जो दिखाया, जो देख रहे हैं वही समझ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने लाइब्रेरी में पढ़ा, उनके पास बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे अच्छी बुरी बातें आई, तो उन्होंने फिर अपने दिमाग पे जोर डाल करके लिखा, और वो आगे निकल गए, उनको अच्छे मार्क्स मिले। तो दिमाग को कुंद मत बनाइए, बुद्धू मत बनाइए। यदि मान लीजिए जैसे रूल्स तोड़ने की बात है, रूल्स तोड़े, एक ये ट्रैफिक लाइट ही ले लीजिए। मुझे भी, मेरे भी कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि अरे वहां ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ी तो क्या हुआ कार से ऐसा बोलने वाले होते हैं, और हम्म। करते भी हैं कुछ लोग। लेकिन वो ये बता तो दीजिए ना कि भाई आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ी तो एक्सीडेंट होगा। ट्रैफिक लाइट क्यों है? कि हर आदमी जिंदा चले, जिंदगी अपने संभालते हुए रोड पे चले, और आपने तोड़ा, उधर से कोई गाड़ी आ गई तो एक्सीडेंट होगा। तो उसमें जो कैजुअलिटी होगी, वो क्या, वो उसका रिजल्ट क्या होगा? जिम्मेदार कौन तो होगा? आपका,
हाँ, आपका एंजॉयमेंट हुआ, लेकिन उसके यहाँ कैजुअलिटी हुई, तो ऐसा भी तो हमें अधिकार नहीं है। हम वहीं तक अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर सकते हैं जहां दूसरे को कोई नुकसान ना हो। नहीं आता है। तो कहते हैं आप आजाद हैं तब तक छतरी हिलाने के लिए कि जब तक उसकी नोक किसी और को चुभ ना जाए। तो बिल्कुल 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 सही है, आपका बिल्कुल आनंद सही है। आपके पास है, लेकिन किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, हाँ, दूसरे को भी आनंद आना चाहिए ना, वो भी अपना एंजॉय करे, हम दूसरे के आनंद को रोकने का हकदार तो नहीं है। दूसरों को असुविधा नहीं पहुंचनी चाहिए, और दूसरों की जी सुविधा का जी ध्यान जी, रखना, बिल्कुल। यह एक सभ्य नागरिक का कहते हैं कर्तव्य है, ऐसा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके अमृत जी। तो हम चलते हैं अपने आगे के प्रश्न की ओर, कि जी आज के डिजिटल युग में साहित्य के बदलते स्वरूप पर आपकी क्या राय है। यह एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है जी। बिल्कुल 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 रसिया जी, बहुत गूढ़ प्रश्न है और जरूरी भी प्रश्न है, जी। क्योंकि समय इतनी तेजी से बदल रहा है। और ये बिल्कुल आप सत्य कह रही हैं कि साहित्य का स्वरूप बदल रहा है इस डिजिटल युग में। पर उसका मूल उद्देश्य बिल्कुल सही। तकनीक से साहित्य को व्यापक मंच तो मिला, आजकल की तकनीक से डिजिटल युग में व्यापक मंच तो मिला है, लेकिन पाठक और लेखक की दूरियां घटती जा रही हैं। हालांकि गुण और गंभीरता बनाए रखना चुनौती है, लेकिन यदि इस डिजिटल युग में भी हम अपना माइंड सेट सही रखें, माइंडसेट सही रख करके हम साहित्य को स्वरूप प्रदान करें, तो वो साहित्य समाज के लिए भी अच्छा होगा और उसका मूल स्वरूप भी अच्छा होगा। माना बहुत रेस में हम ना जाएं, थोड़े ठहरें, ठहर करके सोचे, सोच करके हम लिखें। जैसे देखिए, इसी को माइंड सेट भी कहते हैं। हमें अपना माइंड सेट और नियत दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। माइंड सेट होता है कि हमने सोच लिया है कि यही सही होगा, जैसे हमने सोच लिया है कि ट्रैफिक लाइट तोड़ना ही सही होगा, ये माइंड सेट है। आपको पता होगा तुलसीदास जी ने लिखा था ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिमि देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसी तरह से सोचता है, और ये माइंड सेट है जो गलत या सही भी हो सकता है। लेकिन नियत जो है, आपका विवेक, आपके मन के अंदर का भाव है, और आप उसको एक अच्छे रास्ते, अच्छाई के लिए आप उसको अपनाते हैं, उस विवेक को जिसमें गलत नहीं होता है, और उस विवेक को ध्यान में रख करके, उस नियत को ध्यान में रख करके हम साहित्य की रचना इस डिजिटल युग में भी करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा साहित्य का रूप बदलेगा या कोई हमारा साहित्य घायल होगा। बस हमें सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, ये बताएं आप अपने जी, कि आप जिस तरह से टेक्निकली हर चीज बहुत ज्यादा क्विक अपने फिंगर टिप्स में आ गई है, तो हम सोच नहीं रहे हैं, जो सोचा गया है उसी को पढ़ रहे हैं। जो मशीन सोच रही है, जो मशीन हमें दे रही है, हम बस उसे पढ़ रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं। ऐसा भी कुछ हो रहा है। मैं नकार तो नहीं सकती हूँ, ऐसा भी हो रहा है, लेकिन हम मशीन हो ही क्यों रहे हैं? हम सोच क्यों नहीं रहे हैं? हम खुद से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब जैसे प्रकृति पे मान लीजिए, प्रकृति पे ही कोई कभी कविता लिख रहा है, तो वो देखेगा और सोचेगा फिर लिखेगा ना। तो हमारी सोच क्यों इतनी कमजोर पड़ती जा रही है? हम सोच करके लिखे। मेरी समझ से एटमॉस्फेयर चाहे कितना भी नेगेटिव हो, चाहे कितनी भी खराबियां हो, लेकिन वही है, हमारी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या चुनते हैं। जी। हमारी लाइकिंग क्या है, हम उसमें क्या ढूंढ करके लेते हैं। तो हम अपनी सोच को एक मर्यादित तरीके से ही रखें, अपने पे कंट्रोल रखें। जैसे आपको भी कभी महसूस होता होगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन क्यों दुखी है, तो मैं तो अपने मन से पूछूंगी कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मन क्यों दुखी है? अच्छा अच्छा, वहां पे ऐसी बात हुई थी, वो दृश्य देखा था, तो इसलिए। तो हम क्यों उसे सोच रहे हैं, हम निकाल दें। और मैं निकाल देती हूँ। तो हम उसी दृश्य को सोचे जो
अच्छाई की तरफ ले जाता हो, और ये अपने में एक क्या बोलेंगे इसको, बहुत कंट्रोल की जरूरत है। ये आसानी से हाँ, संभव हाँ, नहीं है। काफी चैलेंजिंग है ये जी चीजें। और जी जी, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग है। है तो आने वाली जनरेशन के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि उन्हें लत बिल्कुल। लग चुकी है। उन्हें लत लग चुकी है वही। इस डिजिटल हाँ, मीडिया यही है ना। की। जी। एक मैंने एक बुक लिखी थी। हम्म, कोविड का टाइम था तो उस समय तो नहीं पब्लिश कराई मैंने, और शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया। ये चैतन्यता तक, क्या नाम बताया था अभी हम्म, बुक का। हाँ, तो हाँ। उस बुक में मैंने यही लिखा है। हम्म, आजकल चैलेंजिंग है, जैसे पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करिए, आप जॉब के लिए तो कोई भी नहीं किसी को रोका। लेकिन जब आप घर आते हैं और बच्चों के साथ हैं, तो उतने समय तक आप केवल बच्चों के साथ रहिए, केवल बच्चों के साथ। मत बात करिए, मत बोलिए आप थके हैं, आप थकी हैं, तो लेकिन देखिए तो उनकी क्या एक्टिविटीज हैं। फेस रीडिंग करिए बच्चों का या किसी का भी फेस देख करके, मुझे लगता है अनुसुईया जी कि हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या व्यक्तित्व होगा। तो उसी तरह से माँ या फादर जो भी हैं, बच्चे के फेस को देख करके समझ सकते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं बच्चा तो रोता ही है, पता नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। हम्म, रोता है तो क्यों रोता है, क्वेश्चन हो ये आना चाहिए ना दिमाग में। कहीं बिल्कुल, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बिल्कुल, उसे कोई चोट तो नहीं लग गई, कहीं वो भूखा तो नहीं है, बिल्कुल। तो उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। तो ये ऐसी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और वो बुक मैंने उसमें यही लिखी है कि केवल आप जब तक बच्चे के साथ हैं बच्चे के साथ रहिए, अदरवाइज यदि बच्चे केवल मेड के साथ रहेंगे और हम घर पे हैं, इसके बावजूद भी हम नहीं बच्चे का ध्यान देंगे या रखेंगे। ये भी सच है कि लोग थक जाते हैं, नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर के अपनी थकान शायद नहीं महसूस होती होगी। हमें लगता है कि बच्चे की परेशानी हमें ज्यादा महसूस होती है। तो मतलब खुद को संयमित बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, संतुलन जी, अगर नहीं बहुत जरूरी है, बहुत तो जरूरी है। फिर कुछ तो आपको एक चीज बिगड़ेगा। बताऊं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग यूं ही अननोइंगली गुस्से में बैठ जाते हैं या नाराजगी होती है। एक तो दोनों साइड का सुनेंगे नहीं लोग, कहीं का सुन के नाराज होते हैं। तो मुझे लगता है, जैसे रिश्तेदारों की बात मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि कोई रिश्तेदार आपसे नाराज हो गया है तो एक मिनट सोचिए आपके क्यों हुआ होगा। नहीं आपके समझ में आ रहा है तो उसके एक बैलून जो गर्म हवा से फूल गया है, मोटा सा हो गया, पिन कर दीजिए ना, वो सारी गर्म हवा निकल जाएगी, बलून पिचक जाएगा। तो इनिशिएटिव खुद ही ले लीजिए, हम्म, खुद ही पंच कर दीजिए उसको, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भी करके हम रिश्तों को बना सकते हैं, और ऐसा भी करके हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि बस केवल हम नहीं हैं, केवल हम नहीं हैं, इस दुनिया में सभी हैं, और सभी को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। प्लेस हमें ही नहीं चाहिए, हमारी प्लेस केवल हमें ही नहीं चाहिए, सबकी प्लेस सबको चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और ऐसा है कि कुछ चीजें अपने बस में है और कुछ चीजें अपने बस में नहीं है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। जब जो चीजें अपने बस में नहीं होती हैं तो उन पर कुछ भी करना, मतलब उस पर कार्य करना, ये अपने लिए काफी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल। बहुत ज्यादा कठिन मुश्किल बिल्कुल। होता है। जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं जस्ट अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज समझ में आई कि अगर आपको पता हो, पता ही होगा कि मेरे दादाजी या आपके भी जो दादाजी वगैरह रहे होंगे, वो चौथी और पांचवी तक पढ़ते थे, गणित में बहुत ज्यादा होशियार होते थे, क्योंकि उनको पहाड़े भी आते होते थे। उनको गणित में प्लस माइनस ये उनके टिप्स में होती थी एकदम, मतलब बहुत तेज दिमाग जिसे कहा जाता था। फिर धीरे 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 जी धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर ने हर चीज करनी शुरू कर दी, तो लोगों ने दिमाग में रखना बंद कर दिया। राइट, पहले लोग डायरियों में लिखा करते थे, फिर जी डायरी जी जी। कैलकुलेटर में आ गए, और फिर उसके बाद नंबरों की भाषा में देखा जाए तो अकाउंट के लिए टैली वगैरह आ गया। और इससे क्या हुआ कि लोगों ने कुछ भी अपने दिमाग में रखना बंद कर दिया, तो जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो साहित्य वाली बात अब हम इसी को लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कि लोगों जी का जी सोचना, लोगों का सोचना। पहले लोग बहुत सोचते थे, विचार मंथन करते थे, लोग आपस में बातें करते थे। अब यही चीजें धीरे धीरे घटती चली जा रही हैं इन्वायरमेंट के अनुसार। पर्यावरण जिस तरह जी का हमारा एकल जीवन है, एकल परिवार होते चले गए,
उस तरह से जी लोगों को के पास अब सब कुछ विजुअलाइजेशन हो गया। टीवियों में जो देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, या जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी आजकल विजुअलाइजेशन में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो सोचने का दायरा है वो उसी तरह से घटा है कि दिमाग में कुछ नहीं रखना है, सब कुछ हमारे पास डिजिटली है। हम दो बटन दबाएंगे, ऑर्डर देंगे और सारी चीजें हमारे सामने परोस दी जाएंगी। जी जी, बिल्कुल हम इस बिल्कुल। पर पूरा विश्वास करेंगे, करते हैं। तो यह चीज आने वाली जनरेशन के लिए कितनी घातक हो सकती है, इसमें मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत घातक हो सकती है। मैं आपको बताऊं, ये अभी जो मैथ्स की बात आपने की थी, तो कैलकुलेशन के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी नंबर हो, मैं 1 सेकंड में उसको कैलकुलेट कर देती हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, अब ये आजकल बच्चे 1 जा 1 2 जा 2 क्या पढ़ते हैं जो इनका होता है। हम लोग के समय में तो अद्धा सवैया हाँ, कौवा पौना, सवैया मतलब पौना, एक हाँ। एक नंबर के भी 4 4 पार्ट्स करके होते थे। तो जी। वो चीजें एकदम दिमाग में इतनी बस गई हैं कि तुरंत अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। कैलकुलेटर से ज्यादा मैं अपने आप वर्बली इसको कर देती हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर सब चीज छोड़ने से क्या होता जा रहा है, आपने देखा भी होगा कि आजकल याद नहीं है वाली बात बहुत होने लगी है। हम डिपेंडेंट याद हो नहीं है। गए हैं पूरी तरह से, जी, है ना। क्योंकि हम दिमाग से कुछ सोचते ही नहीं है। दिमाग में कुछ दिमाग से नहीं कुछ है। सोचते ही नहीं है तो कहाँ याद रहेगी। और फिर जैसे बीच में हमारे टाइम में जैसे बच्चों की पढ़ाई में शुरू हुआ था कि बच्चों के माइंड में आप प्रॉब्लम्स डालिए। तो हम लोग जैसे आजकल है ना, बच्चे कुछ भी पूछते हैं तुरंत आंसर दे देते हैं, पेरेंट्स दे या कोई भी दे या टीवी दे या कैलकुलेटर जो भी दे। उस समय होता है कि ऐसा हुआ था तो ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो बच्चा सोचता है, तो ब्रेन उसका एक्सरसाइज करता है और वो शार्प होता है। और जब वो नहीं सोचेगा, नहीं करेगा, सब कुछ रेडीमेड मिल गया, तो क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं सोचेगा तो दिमाग में नहीं रहेगा। तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिचुएशन ठीक होगी। माइंड में क्वेश्चन डालिए, बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम्स डालिए, खुद के माइंड में भी रखिए क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स कि यदि ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि मैं सिंगल मदर थी, मेरे हस्बैंड नहीं रहे थे, तो मैं बच्चों के साथ कहीं जाती थी। खैर मुझे वो अच्छा भी लगता था कि आप स्टैंडर्ड के तरीके से कार में बैठिए। तो शूज में कभी भी नहीं उतारा, चाहे 10 घंटे की जर्नी हो, चाहे 12 घंटे की जर्नी हो, ड्राइव में जाना हो। क्योंकि 1 सेकेंड दिमाग में क्या आता था, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं शूज पहनूंगी या बच्चों को लेके हॉस्पिटल जाऊंगी। तो मतलब ये ख्याल मेरे दिमाग में आता था जिससे मैं शूज नहीं उतारती थी। तो माइंड में एक है ना, एक प्रश्न चिन्ह या एक प्रॉब्लम है कि नहीं, मुझे ये बच्चों को सुरक्षित रखना है, या हम तुरंत बिना 1 सेकंड गंवाए हम्म। जो हम करना चाह रहे हैं हम कर सके, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो इस तरह से डिपेंडेंसी, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मोबाइल से, आजकल खाना भी, आजकल तो 7 मिनट्स में सर्विस। एक बार इसका फायदा मैंने भी उठाया। मेरे घर, मैं इंडिया में ही थी, तो कोई गेस्ट आ गए जिसके लिए मैं पहले से नई तैयारी की थी और की थी मैंने। तो आ गए तो मुझे उनको ड्रेस देनी थी। हम्म। अब उनके आने में 15 मिनट है। तो हम्म। मेरी बहू ने कहा कि मम्मा ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, 10 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगी। हम्म। तो उस समय मुझे लगा कि वाकई ये सिस्टम थोड़ा तो ठीक है। किसी चीज की हेल्प लेना तो ठीक है, लेकिन उस हेल्प को आदत बना लेना ये गलत है। तो इतना आलसी भी नहीं नहीं। बनाया जाए, बच्चों को प्रॉब्लम दीजिए और बिल्कुल। खुद भी उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होइए। और इसके लिए बैठ करके बातचीत करना, चाहे डाइनिंग टेबल हो या नाश्ते की टेबल हो, बहुत जरूरी है। आजकल आप देखिए ना, घरों में बातचीत कितनी कम हो रही है, एकांत लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में ना कोई प्रॉब्लम है ना सोचने की जरूरत है। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है ट्रेनिंग बहुत एक्सरसाइज जरूरी माइंड का। है माइंड की। मतलब स्टार्टिंग जब बच्चा जब जीवन लेता है, मतलब आता है जीवन में, तो जी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल तक तो उसे आ, उसकी जो शारीरिक रचना है उस पर काम करना, कि दिमाग में उसके क्या होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, उसे शेप देना बहुत जरूरी है।
जब वो शेप में बहुत बन जरूरी है। जाता है उसके बाद वो हर चीज को स्वीकार करे, डिजिटल मीडिया है जो भी है, इन चीजों का वो बिल्कुल। लाभ उठाए, ताकि उसे खुशी भी हो। और और शुरुआत से ही अगर हम उसकी लत लगा देंगे उसे। हाँ, बिल्कुल शुरू से भी इसकी आदत डाले। वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जैसे 5 साल तक बच्चों का ब्रेन जो है 300 टाइम्स वर्क करता है। जी जी। और उस समय बच्चों के दिमाग में आपने जो डाल दिया वो भूल भी जाए आगे चल के को रिलेट हो जाता है। तो ये तो है। इसके लिए तो हम लोगों को अलर्ट होना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बच्चों को हम कैसा फ्यूचर देंगे फिर। सही बात है। जी जी। जी अमृत जी, भविष्य में किन विषयों पर लिखने की आपकी योजना है? आदरणीय, लिखने की कोई योजना तो नहीं हो सकती है, क्योंकि लिखना तो दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सोचा सामने होगा लिखा। कि या, मतलब मुझे ये जी। लिखना है, या कुछ तो सोचा होगा कि मुझे अब आगे ये किताब लिखनी है। एक चीज मैंने सोची थी कि मैं वो लिखूंगी, अपनी क्या आत्मकथा। अच्छा। तो मैंने ये सोचा मैंने कि हम्म। लिखती हूँ, तो लिखना शुरू किया तो 10-12 चैप्टर्स तो हो गए, लेकिन अब वो स्टॉप हो गया क्योंकि अब इतना मैं इधर बिजी हो गई हूँ। हम्म। लेकिन कविता या कहानी या विचार या भाव, हम्म। ये लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ये तो त्वरित त्वरित भावनाएं उदित होती हैं मन में और प्रकट होती हैं, जो लिखने के लिए इंसान वो हो जाता है। आपको मैं बताऊं, एक बार मैंने शिव जी के ऊपर बैठ के कविता लिखनी शुरू की। क्या मैंने बात। सोचा था कि 16 लाइन की लिखती हूँ, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो 75 लाइन्स हो गई। क्या आप मैंने अब मैं बंद अभी करती हूँ। उपलब्ध है कि आप हमें सुना सकें वो कविता? शिव जी, देखती हूँ, फिर थोड़ा सा मुझे 1 मिनट लगेगा जी मुझे बिल्कुल। ढूंढने में। हाँ हाँ, आप जी। अपना समय ले लीजिए। इतना इसमें भरा हुआ है। जी। नहीं मिल रहा है आदरणीय। कोई बात नहीं, कोई बात कहीं नहीं अमृत जी। अच्छा, आप कहीं मैंने रखा। जी, जब मैं दुबई हाँ में, जी। आपने मुझसे एक बात कही थी कि कोई मैगजीन छपने वाली है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ऐसा हमने कहा था। तो जी। क्या वो छप चुकी है? नहीं, अभी वो छप रही है उस मैगजीन को। मैं आपको उस मैगजीन के बारे में बताती हूँ। हम्म। यहाँ पे ये दिल्ली में गुड़गांव में है, प्रज्ञानपुर सुरेश नीरव जी। हम्म। ये भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। हम्म। इसी संस्था के माध्यम से भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार भी वो करते हैं। हम्म। और आपकी एक साहित्यिक पत्रिका है प्रज्ञान विश्व, हम्म। जिसके वो प्रधान संपादक हैं। हम्म। तो उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ। जी। हिंदी की वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर अमृत बिसारिया के साहित्य संसार के ऊपर प्रकाशित करने जा रहा हूँ जनवरी मंथ की पत्रिका। हम्म। वो मेरे ऊपर प्रकाशित करने जा रहे हैं, और जनवरी में ये प्रकाशित होगी। और 20वां प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं वो। और 2060 दिन लगातार वो होता है। और हम्म। जिसके सदस्य हैं 16,300 सदस्य हैं, और 28 लाख लाइक्स आती हैं। क्या बात तो है। उन्होंने ही फिर वो लेटर बना करके दिया, लेटर पैड जो औरों को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन और अपने बारे में लिख करके हमें दे दीजिए। तो उन्होंने बना करके भेजा है, तो काफी आ गया है। अब हम्म। वो कंपाइल कर रहे हैं, प्रेस में जा चुकी है। तो जनवरी का वो
जी जी, बहुत जी, खूबसूरत। तो क्या लेखन मुझे भी आपके बहुत लिए साधना है या अभिव्यक्ति का माध्यम? लेखन साधना है, लेखन अभिव्यक्ति है। अपनी अपनी साधना को ही हम अभिव्यक्ति के माध्यम से लेखन के रूप में लिखते हैं, हम्म, लेख लिखते हैं। तो साधना, अभिव्यक्ति दोनों ही लेखन है। जी जी, क्या बात है। तो आपकी अभिव्यक्ति, जो आपने बहुत सारी चीजें हमसे साझा की और जिसमें आपने अपने जी, लेखन बताया, तो आपकी सबसे जो आपको बहुत पसंद है, ऐसी कोई रचना हम आपसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। 1 मिनट। जी, जी। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे तो सारी रचनाएं जब मैं लिखती हूँ तो बहुत अच्छी लगती जी हैं। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, ये बड़ा कठिन सवाल होता है, जब भी मैं किसी से पूछती हूँ तो कहते हैं आप ये एक माँ से पूछ रहे हैं कि आपको अपने बच्चों में से कौन सा बच्चा पसंद है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कि जी। बहुत सारी रचनाएं होती हैं और सारी रचनाएं बहुत प्यारी होती हैं। तो मैं चलिए अभी मेरे देश भारत पे एक रचना सुनाती हूँ मुझे, क्योंकि मुझे मेरा देश भारत बहुत पसंद है। और वहां पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन तोड़ करके कुछ भी गलतियां होती हैं तो मुझे यहाँ दर्द होता है। ये मैं केवल कह नहीं रही हूँ, मुझे फील होता है कि हम क्यों नहीं सोचते हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं। जो भारत देश पे मेरी कविता है। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन। तू वीरों की पावन धरती, तू शस्य श्यामला बासंती। गांधी सुभाष की है शक्ति, भगत शिवाजी की हस्ती। जिसका देश करे गुणगान, हे भारत वर्ष तुझको नमन, हे मातृभूमि तुझको नमन। यहाँ हरित क्रांति है और श्वेत भी, सतरंगी है छटा प्रकृति की। यहाँ हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति भी, सतरंगी है छटा प्रकृति की। चक्र अशोक महान, रंग केसरी जिसका सूरज करता है दान। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन। कल कल निनाद गंगा यमुना पर्वत श्रेणी है पहरेदार। कल कल निनाद गंगा यमुना पर्वत श्रेणी है पहरेदार। खनिज संपदा खनिज संपदा यहाँ बहुत, जिससे बनता है देश महान। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन। दुनिया को हमने जीरो दिया, जाकर नंबर तब आगे बढ़ा। दुनिया को हमने जीरो दिया, तब जाकर नंबर आगे बढ़ा। वसुधैव कुटुंबकम सीखा हमसे, तब मैं से है आगे हम हुआ। वसुधैव कुटुंबकम सीखा हमसे, तब मैं से आगे हम है हुआ। हाथों को जोड़ करे स्वागत, हाथों को जोड़ करे स्वागत, सबको भारत देश से ही मिला। वो कोविड टाइम में हो गया था ना कि शेक हैंड नहीं करते थे, तो हाथ जोड़ करके ही, तो उस समय का भाव आया था। हाथों को जोड़ करे स्वागत, ये सबको भारत से ही मिला। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन। कण कण में गीता गूंजती है, रामायण की ध्वनि कूकती है। कण कण में गीता गूंजती है, रामायण की ध्वनि कूकती है। विज्ञान वेद पुराण में है, वीरता तीर तलवार में है। यहाँ कर्म बना है महान। हे मातृभूमि तुझको नमन, हे जन्मभूमि तुझको नमन, हे मातृभूमि तुझको नमन। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत अमृत जी। अमृत जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहूंगी कि आपका नाम किसने रखा? हाँ, इसकी भी एक स्टोरी है। अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जी। आपको बताऊं, मेरे फादर जो थे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। हम्म और बहुत नियम संयम, और वो राजघराने से संबंधित थे, तो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ थी। हम्म। तो उनको राजकुमारी अमृत कौर बहुत पसंद थी उस समय। तो उन्होंने मेरा नाम राजकुमारी अमृत कौर पे रखा। क्या तो बात है। कोई नहीं। जी, तो बहुत लेकिन खूबसूरत। जब मैं हम्म, जी, लेकिन जब मैं सिक्स्थ में आई तो मुझे लगा कि हम लोग वैसे कायस्थ है, तो उस समय होता था ना कि सरनेम नहीं लिखा है। हम्म, तो मुझे लगा कि मेरे फादर ने कौर क्यों लगाया है। राजकुमारी तो मुझे ठीक लगता था, राजकुमारी अमृत तो ठीक लगता था, लेकिन कौर क्यों लगाया है। तो सिक्स्थ में मैंने खुद जाके प्रिंसिपल से कह के अपना नाम चेंज कराया कि मेरा नाम
अमृत कर दीजिए, कौर हटा दीजिए। तो बल्कि प्रिंसिपल ये भी कह रही थी कि अरे, और ऐसा आपकी मैंने मदर सुना तो है मुझे कि देखने में पंजाबी लगती हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, पंजाबी मदर तो कुमारी होती हैं लड़कियां, उन पे एक कौर लगाया जाता है। जी 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 जी, उनका नाम था ना राजकुमारी अमृत कौर, वो पंजाबी ही थी। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, हाँ, तो तो जी ने उस उनका पे करते मेरा ही नाम मतलब रख। कौर भी वहां पे लगा दिया और कुमारी भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूपी में है कि जो जिन लड़कियों की जी, शादी हुई होती है उनके साथ कुमारी लगाते हैं आगे, हाँ हाँ हाँ, जी शादियों में जी कौर जी लगाते हैं। जी, तो आपके जी जी। दोनों ही लगा दिया, उन्हें लगा कि अमृत कौर पूरा नाम है, आपके पिताजी को लगा हो। हाँ, राजकुमारी भी लगा दिया, राजकुमारी अमृत कौर। अब वो चूंकि थे राजघराने के, तो वो भी रहा होगा थोड़ा। तो ये मुझे बाद में आया, मैं आज भी हंसती हूँ सुन करके कि मेरे फादर ने मेरा नाम क्या रखा था। क्या बात है। और मेरे से छोटा भाई था, उसका नाम हम्म। विनोबा भावे रखा था। विनोबा भावे तो एक महान वो है जिन्होंने जी जी। तो समाज मेरे के लिए ब्रदर का काफी नाम कार्य विनो किए थे। हम्म। जी जी, तो फिर उसका भी नाम बाद में चेंज हुआ, तो विनोद कुमार कराया फिर। अरे बाप रे। और तो आप दो ही मतलब एक भाई एक बहन या और भी सिबलिंग्स हैं आपके? नहीं नहीं, हम लोग काफी भाई बहन हैं, उस समय तो बच्चे ज्यादा होते थे। हम्म। लेकिन अब चार रह गए हैं हम लोग, हम्म। बाकी तो सब तो वैसे टोटल कितने थे? 10। हम क्या? 10 भाई बहन थे। कितने भाई कितने बहन? जी। कितने भाई कितने बहन? मेरे 4 ब्रदर और 6 सिस्टर। जी। कोई मतलब ऐसी बात नहीं अचंभे वाली, मेरे ससुराल में भी 8 लोग हैं, जिसमें से मेरे हस्बैंड सबसे जी। बड़े हैं। तो हमारे घर में। अच्छा, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने भाई बहनों में। जी। मैं अपने भाई बहनों में मतलब बहनों में सबसे बड़ी हूँ, हम 4 ही हैं। तो अच्छा। लेकिन हमारी दादी के मतलब 6 करीबन 8 बच्चे थे, तो बचपन में 2 चले गए तो 6 बचे थे। तो 5 चाचा और एक मेरे पापा सबसे बड़े हैं। तो पहले के जमाने में जी। हुआ करता था क्योंकि उनकी खेती बाड़ी हुआ बहुत करते थे, होती थी। हुआ कर अब आजकल लोग फिर सोच रहे हैं, क्योंकि अब लगने लगा ना कि समाज, फैमिली हाँ, बहुत छोटी होती जा रही छोटी है। होती जा तो रही। अब बच्चे कहते हैं कि वाकई अच्छा है मम्मी, 4 बच्चे, 3 4 बच्चे होने चाहिए। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, तो हाँ कहते थे मम्मी, आपको हम सभी को चारों को लेके जाने में शर्म नहीं आती है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो शर्म नहीं आती, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ इतने मस्ती से हंसते हुए गपशप करते हुए हम लोग जाते हैं, हाँ तो मुझे हाँ। तो कभी सोचा ही नहीं हमने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उसका अपना एक अलग मजा है। और सही बिल्कुल उम्र में बिल्कुल। शुरू भी हो जाते थे बच्चे पैदा करना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि माँ बाप बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते थे, वो सबकी जिम्मेदारियां जी। हाँ निभाते। हाँ हाँ, सही बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल चल रहा बिल्कुल होता बिल्कुल। था उनकी उम्र का और बच्चों की उम्र का। तो अब क्या बिल्कुल है कि हाँ। लोग बहुत लेट शादी विवाह करते हैं, फिर बहुत लेट बच्चे करते हैं। पता चला मैं कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलती हूँ जो बूढ़े दंपति होते हैं और उनका बच्चा P5 P6 में पढ़ रहा होता है। तो हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल इस तरह का संतुलन मुझे नहीं लगता कि सही है, और सही समय पे हर चीज हो जानी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो समय प्रबल है। बिल्कुल। समय सबसे बलवान है, सबसे शक्तिशाली समय है। जी। एक कविता मैंने लिखी थी कि समय की फकीरी समझ फकीरा, देर ना कर, बैठे बैठे ही विचारों का ढेर ना कर। बिल्कुल। और इसी के आगे था बहुत कि सुंदर। इस अपने मीन्स पूरे इस सृष्टि के नाटक में, इस पूरे नाटक में तू बस अपना पात्र अमर कर दे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो आप हाँ। कार्य मिला है, जो आपको पात्र मिला है, उस पात्र जी, को बिल्कुल। अमर कर दे, हो गया काम, बस। नहीं, तो और बिल्कुल कितनी सही बात है। इन लाइनों में देखिए ना, पूरी सारा सब कुछ समा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या क्या काम मिला, वो सारे काम पूरा कर दे, क्या है? अपना काम पूरा कर। काम पूरा करो अपने हिस्से का। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ कि आपको जो साइंड है, जो मिला है, आप करिए। बाकी किसी से क्या लेना देना। बाद में सबको रिजल्ट जब मिलेगा, तब अपने आप सबको समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर कि VSS सिंगापुर जैसे साहित्यिक मंचों की भूमिका को आप किस दृष्टि से देखती हैं? बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये साहित्यिक मंच बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा मंच है। जैसे साहित्यिक मंच को मैंने हिंदी साहित्य के वैश्विक वैश्विक विस्तार का सशक्त माध्यम मानती हूँ। और ये मंच प्रवासी भारतीयों को भाषा और संस्कृत से जोड़ता है, तथा रचनाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। ऐसे मंच
संवाद सृजन और सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर साहित्य को नई ऊंचाई प्रदान करके हिंदी विश्व भाषा बन जाए। और वाकई हिंदी विश्व भाषा जरूर बनेगी। ऐसे मंच स्थापित होते रहेंगे और बहुत अच्छा मंच है। मुझे बहुत पहले तो पता ही नहीं था इस मंच का। तो एक बार मैंने आपका देखा था, वो डॉक्टर आरती हम्म। जी का आपने लिया था इंटरव्यू, हम्म। तब मुझे पता चला था। और बहुत बहुत सशक्त मंच है, बहुत अच्छा मंच है, जहां आपने प्यार से हमें बुलाया और हमारी सारी बातों को इतने ध्यान से, इतने प्रेम पूर्वक सुना, मुझे प्रोत्साहित किया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मुझे आप बहुत सब लोगों से शानदार। प्रोत्साहन मिलता है और यही हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करता है। संजीवनी बूटी होती है हमारे लिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं जो शायद आने वाली पीढ़ी कभी इन पर रिसर्च करेगी। किसी एक पर्सन को जानने के लिए वैसे भी 1.5 घंटे कम ही होते, फिर भी हम प्रयास बिल्कुल। करते हैं कि थोड़ा खोद खोद के उनके अंदर से उनकी चीजों के बारे में निकालें कि उनकी विचारधारा कैसी है। तो अमृत जी, आपका हमारे मंच पर आने के लिए और हमें बहुत सारी इतनी अपनी सुंदर अनुभवों के बारे में साझा करने के लिए हृदय से धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतना खूबसूरत मंच उपलब्ध कराया, जहां पे हमने अपने दिल की तमन्नाओं को खोल करके आपके सामने रखा और आपने धैर्य पूर्वक सुना, मुझे प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कभी, कहीं किसी मोड़ पर। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। तब तक के जी। लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें। शुभ नमस्कार, नमस्कार। गुड नाइट। मेरे यहाँ तो अभी गुड इवनिंग है, आपके यहाँ गुड नाइट होगी। जी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।